नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है DLLNTop.com का न्यूज रूम। बात सियासत की, बात उस टाइटल की जिसको देखकर आप इस फेसबुक लाइव पर आ रहे हैं। मायावती के ऊपर उनके विपक्षियों ने अलग अलग दौर पर अलग अलग इल्जाम लगाए, कुछ संगीन, कुछ मामूली, मगर आज तक किसी ने मायावती पर, बीएसपी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही इस नेता के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया कि वो किसी के कत्ल की साजिश कर रही थी। लेकिन अब यह इल्जाम लग चुका है और इल्जाम लगाया है मायावती के बेहद करीबी रहे कल तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। बांदा का नेता 1985 से काशीराम के मिशन से जुड़ा हुआ, नगर पालिका का चुनाव लड़ा, हार गया। 1991 में बांदा से विधायकी का चुनाव लड़ा, हाथी के सिंबल पर और राम लहर के बावजूद जीता। उसके बाद 1993 का चुनाव लड़ा, हारा। इसके बावजूद जब 1995 में बीजेपी के समर्थन से मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साथ रखा। लाल बत्ती मिलने के बावजूद 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर हार गए और उसके बाद फिर कभी वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। हमेशा विधान परिषद के रास्ते लखनऊ के विधायिका सदन में पहुंचे और जब जब मायावती सत्ता में आई उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पुरस्कृत किया। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और इसकी शुरुआत हुई कल जब सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी के एक और ताकतवर नेता, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल को न सिर्फ पार्टी से बाहर किया बल्कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगाए। बार बार यह कहा गया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मिशन को नुकसान पहुंचाया। वकील साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के भीतर पलटवार की बारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की थी। इससे पहले कि मैं अपने साथियों से जानूं कि इस वाद विवाद प्रतिवाद के क्या मायने हैं, आपको फटाफट ये बता देते हैं कि इल्जाम क्या हैं। क्या कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बार बार ये कह रहे हैं कि बहन जी ने 32 साल का साथ भुला दिया सतीश चंद्र मिश्रा और उनके दामाद के कान भरे जाने के चलते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सबसे पहली बात यह कही कि मुझे यह सजा इसलिए दी गई क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद मैंने पार्टी की जो विश्लेषण के लिए मीटिंग हुई उसमें खरी खरी बात कही, सही बात कही। क्या बात कही? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक मायावती ने जो निर्वाचित विधायक थे, इसके अलावा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और जिलाध्यक्षों की मीटिंग में यह कहा कि हमें दाढ़ी वालों ने वोट नहीं दिया। मैंने बहन जी से इस ऑब्जर्वेशन पर एतराज जताया तो वो कुछ देर शांत रही, फिर बोली कि इसके अलावा दलितों में हमें पासी, धोबी, सोनकर, वाल्मीकि और कोरियो ने भी वोट नहीं दिए। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक जब उन्होंने मायावती को बताया कि ना तो आप घोषणा पत्र जारी करती हैं, ना जिला स्तर के लोगों से मिलती हैं, जनसभाओं की बात करें तो पूरे विधानसभा चुनाव में 7 चरणों में आपने सिर्फ 55 जनसभाएं की, जबकि विपक्षी दलों के प्रत्याशी 250-300 जनसभाएं कर रहे हैं। इस पे मायावती का बकौल नसीमुद्दीन जवाब था, क्या करूं मैं, मर जाऊं। अपनी सारी आलोचनाओं को नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक मायावती ने गंभीरता से नहीं लिया, पर्सनली लिया, बुरा मान गई। और उसके बाद एक रोज उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया और यह हिदायत दी कि अकेले आना। जब नसीमुद्दीन पहुंचे तो मायावती ने कहा कि पार्टी को अपने काम के लिए 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। नसीमुद्दीन बोले, बहन जी इतना पैसा मैं कहां से लेके आऊं? मायावती का कहना था, बकौल नसीमुद्दीन, कि आपने जो इतनी संपत्ति जुटाई उसको बेच दीजिए, अपने नाते रिश्तेदारों से पैसा जुटाइए, सरकार में रहने के दौरान आपने जिन लोगों के काम किए हैं उनसे पैसा लाइए, लेकिन ये पैसा तो चाहिए होगा। नसीमुद्दीन के मुताबिक मायावती इतने पर ही नहीं रुकी और ये भी बोली कि अगर पार्टी में आगे बढ़ना है तो ये 50 करोड़ जमा करना होगा, नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे और आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारे बीवी और बच्चे भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। बीवी बच्चों का जिक्र करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी अतीत में लौटे, लगभग 20 बरस पुरानी घटना जिसका जिक्र कल भी हुआ था। बिलसी के विधानसभा के चुनाव, जहां से खुद मायावती चुनाव लड़ रही थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके मैनेजर थे, उनका चुनावी प्रबंधन देख रहे थे। उस दौरान नसीमुद्दीन की 8 बरस की बिटिया बहुत बीमार हो गई। बकौल नसीमुद्दीन, मैंने पीसीओ पर अपनी पत्नी से बात की जो बांदा में रहती थी और उन्होंने कहा बिटिया बहुत बीमार है, आ जाओ। नसीमुद्दीन ने मायावती से इजाजत मांगी, इनकार कर दिया गया। 3 रोज के बाद बेटी गुजर गई। नसीमुद्दीन ने उसके
क्रियाकर्म के लिए जाने की इजाजत मांगी और मायावती बोली कि जो हो गया वो हो गया, चुनाव में 3 दिन बचे हैं, अगर तुम चले जाओगे तो यहां मैं हार जाऊंगी, मत जाओ। बकौल नसीमुद्दीन मैं वापस आया चुनाव के बाद, मेरी पत्नी ने मुझसे 2 महीने तक बात नहीं की। मेरी 3 औलादें थी, सबसे बड़ी वो बेटी थी, वो बेटी मैंने बीएसपी के मिशन के लिए कुर्बान कर दी। आज मैं मायावती से पूछना चाहता हूं कि उस कुर्बानी का क्या वो ये सिला दे रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो इल्जाम लगाए थे उन पर बहुत कुछ बोलते बोलते ठिठक भी गए नसीमुद्दीन और बोले कैसे सतीश चंद्र मिश्रा राज्यसभा के सांसद बने हैं, पुरानी औरंगजेब रोड पर उनकी संपत्तियों का क्या हिसाब है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे संगीन इल्जाम है, मैं बार बार इस शब्द का इल्जाम का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो ये है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि क्या मैं लोगों को बताऊं कि सुश्री मायावती किसकी हत्या की साजिश रच रही थी। इतना कहने के बाद नसीमुद्दीन रुक गए और बोले जैसे जैसे वो मुझ पर हमले करते रहेंगे, मैं मायावती और बीएसपी के दूसरे नेताओं की पोल खोलती रहूंगी। उन्होंने मायावती के दोहरे रवैये पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जबकि सुरक्षा के नाम पर बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं, काडरों और नेताओं की जांच होती है, घड़ी और मोबाइल फोन तक दरवाजे पर रखवा लिया जाता है, सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा और उनके दामाद, इन 2 को इससे छूट मिली हुई है और बहन जी की तरह इन दोनों की गाड़ी उनके बंगले में सीधे पोर्च में जाकर रुकती है। मायावती के अलावा, सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनके भाई आनंद कुमार पर भी इल्जाम लगाया और फिर ये बोले वो तो लड़का था जब हम लोग पार्टी बना रहे थे। मायावती की बदतमीजियों का, कथित बदतमीजियों का जिक्र करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी के काडर का आह्वान किया। उनको बोला कि मायावती पार्टी को बर्बाद करने पर तुली हैं ताकि उनके बाद बीएसपी के रथ पर, बीएसपी की नाव पर सवार होकर कोई उस ऊंचाई को हासिल ना कर सके, उस सफर को पूरा ना कर सके और इतिहास में सिर्फ और सिर्फ मायावती का नाम दर्ज हो। उन्होंने मायावती को घमंडी कहा। उदाहरण देते हुए बोली कि 2002 के विधानसभा में पंजाब और उत्तर प्रदेश में जैसे इस मर्तबा हुआ, एक साथ चुनाव थे, कांशी राम कार्यकर्ताओं से जुटा हुआ सारा पैसा लेकर पंजाब चले गए और बोले कि अब सरकार बनाकर लौटूंगा। यूपी उन्होंने मायावती के हवाले कर दिया। बीएसपी को यूपी में 100 से ज्यादा सीटें मिली और पंजाब में मिला 0। और इसके बाद बकौल मायावती, बकौल नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मायावती बोली कि उन्होंने मान्यवर को पीछे किया और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। कई इल्जाम, कई सफाइयां, और उन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सदाबहार राजनीतिक विश्लेषक, आपके प्यारे और दुलारे ऋषभ प्रतिपक्ष। मायावती के दामाद के बारे में जानकारी जुटाई है, चूंकि उनके दामाद आईटी सेल देखते हैं और हमारा आईटी सेल देखते हैं आशीष। मायावती के दामाद पर बात करेंगे आशीष से। सतीश चंद्र के दामाद, माफ कीजिएगा, सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद के बारे में बात करेंगे आशीष से। मैं मायावती के दामाद बोल गया, जबकि मायावती ने तो विवाह ही नहीं किया है। और बांदा ट्रोइका, बांदा की वो तिकड़ी जो बसपा की सफलता का मूल मंत्र थी और जिसके 2 पाए अब ढह चुके हैं, उन पर बात करेंगे विशाल। सबसे पहले बात ऋषभ से। जी ऋषभ जी, अब आगे क्या? आगे मायावती के लिए राहें बहुत मुश्किल हैं। इतने बड़े इल्जाम अभी तक उन पर नहीं लगे थे और जिस हिसाब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी आक्रामक हुए हैं, ऐसा लगता है कि भविष्य में कई ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो कि मायावती के लिए मुश्किल होंगी। फिलहाल तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद एक मामले में फंस रहे हैं जो कि स्वाति सिंह और उनकी बेटी को लेकर अश्लील टिप्पणी के बारे में था, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। तो ये लड़ाई आगे जाने वाली है। आपको लगता है कि बीएसपी का मुस्लिम रिझाओ मिशन अब खत्म हो गया, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है? जी, पूर्ण विराम तो कहने से बचेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ब्रेक लग चुका है। ये चुनाव में भी देखने को मिला था और नसीमुद्दीन और उनके बेटे अफजल काफ़ी हद तक बसपा के लिए वोट बटोर रहे थे मुस्लिमों के, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चीज़ के बाद वोट किस बुरी तरह कटेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, सियासत ऐसी होती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के नेता नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुस्लिम समाज बहुत पसंद करता था, लेकिन उसी राजनीति का एक दिलचस्प रंग यह भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इन इल्जामों के बाद जो मुस्लिम हाथी की तरफ जाना चाह रहे थे,
वो भी अब वापस सपा और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ सिमट जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी लगभग यही पैटर्न देखने को आया था। क्या इसलिए भी ये इल्जाम और बड़े हो जाते हैं? हालांकि इससे पहले भी बसपा में टूट हुई है। 1995 में जंग बहादुर अलग हुए, आर के चौधरी अलग हुए, आर के वर्मा अलग हुए, बरखूराम वर्मा जो बीएसपी के पहली बार सरकार में आते वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे, बरखूराम अलग हुए, सोनेलाल पटेल अलग हुए। बात के दिनों में देखें तो जिन्होंने सुहेलदेव पार्टी बनाई जो इस समय एनडीए के गठजोड़ में है, राजभर साहब, वो अलग हुए, राशिद मसूद अलग हुए। एक एक करके बसपा के कई कद्दावर नेता ये इल्जाम लगाते हुए अलग हुए कि ये वो बसपा नहीं है जिसको पैडल मार के गांव में जाके लालटेन में रातों में सभा करके कांशी राम ने बनाया था। ये मायावती की बसपा है। कांशी राम के दिनों को याद करें तो तब से लेकर 50-60 नेता बाहर किए जा चुके हैं मायावती की पार्टी से, जिनमें से 13 मंत्री रह चुके थे, 13 राज्य स्तर के मंत्री रह चुके थे, और तमाम मतलब मंत्री नहीं रहते हुए भी बड़े पदों को संभालते थे ऐसे नेता बाहर। ये शायद किसी और पार्टी में नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ अभी हो रहा है कि नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस को एक ये है कि कांग्रेस एक तो पूरे देश में बनी हुई पार्टी है और बरसों बरस दशकों तक सत्ता में रही है, तो वो अभी झेल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इतने लोगों को निकाला नहीं है। डूबती नाव कह के लोग भाग रहे हैं, लेकिन मायावती ने 2002 के बाद से 15 सालों में 50 नेताओं को बाहर किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ये 3 लोग जो इनकी पार्टी को खींच रहे थे, इनमें से 2 लोगों का जाना जो बांदा ट्रोइका है, जिक्र करते हैं बांदा ट्रोइका का, बांदा की तिकड़ी का, जो बसपा की सफलता का भी मंत्र थी। एक चीज पर और गौर करिए, मैं पिछले दिनों बीजेपी के एक बड़े नेता जो योगी सरकार में बेहद अहम मंत्री हैं, उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो इतना बड़ा बहुमत मिला, फिर क्या जरूरत थी दूसरी पार्टी से जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने की? साफ तौर पे मेरा इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा जोशी जैसे लोगों पर था। उनका यह जवाब था कि मोमेंटम तो स्वामी प्रसाद और रीता के आने के बाद ही बिल्ड हुआ, भगदड़ मचनी शुरू हुई, माहौल बना, और चुनाव में माहौल का बहुत रोल होता है। कोई भी बड़ी लड़ाई, कोई भी बड़ी जंग उठाकर आप देख लीजिए, हेमू को तीर लगा, हेमू मरा नहीं, हेमू की सेना जीत रही थी। बाबर खनुआ का युद्ध, अकबर युद्ध हार रहा था, पानीपत का ही था ना जी, पानीपत का ही था, पानीपत युद्ध हार रहा था, लेकिन हेमू को तीर लगते ही मोमेंटम चेंज हो गया। ये वैसा ही मुझे लगता है बसपा के लिए बड़ा झटका है। सतीश चंद्र मिश्रा भले ही ब्राह्मण भाईचारा समिति और तमाम भाईचारा समितियों के मंच से बोलते रहे, ये सत्य है कि सवर्ण अब 2007 जैसा प्रयोग नहीं करेंगे बीएसपी के साथ। उसकी बानगी 14 के लोकसभा में भी दिख गई और 17 के विधानसभा में भी। खुद दलितों की बात करें तो सहारनपुर की घटना देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दलितों में एक नया, थोड़ा मिलिटेंट, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा युवा और थोड़ा जमीन पर काम करने वाला संगठन उभरने की सभी संभावनाएं तैयार हैं, प्रस्तावना तैयार है। भीम आर्मी सहारनपुर की घटनाओं में उसकी एक बानगी दे चुकी है, और मायावती के बूते की अब ये बात नहीं कि वो सड़क पर उतरकर संघर्ष करें। जो लड़का है सहारनपुर का, उसने अगर मतलब यह चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि वो मायावती से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। 7-8 राज्यों में उसने 40,000 लोगों को इकट्ठा कर रखा है। शायद मायावती के पास इतना अभी बूता नहीं है इस पर, लेकिन अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगा कि हार्दिक पटेल बहुत तेजी से उभरे, तेजी से, तो अभी थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन संभावना दिख रही है। हमारे साथ आशीष हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती के पोर्च में 2 लोगों की गाड़ी जाती है, सतीश चंद्र मिश्र और उनके दामाद। दामादों का भारतीय राजनीति में जब तब जिक्र आता रहता है। एनटी रामाराव के दामाद ने उनकी कुर्सी खींच ली, रॉबर्ट वाड्रा देश के तथाकथित प्रथम परिवार गांधी परिवार के दामाद, वाजपेयी जी के दामाद रंजन भट्टाचार्य जिनका खूब जिक्र आता रहा एनडीए के दौरान, और अब एक और दामाद, पहले दामाद जवाहरलाल नेहरू के दामाद, पहले दामाद फिरोज गांधी, जिन्होंने पहला संगीन इल्जाम लगाया था नेहरू सरकार के ऊपर, जीप घोटाला फिरोज ने उजागर किया। और जब फिरोज की पत्नी इंदिरा गांधी की संस्तुति पर, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी, दुनिया की पहली निर्वाचित सरकार 1959 में नंबूदरी पात की सरकार केरल में बर्खास्त की नेहरू ने, जो नेहरू के
उजले लोकतांत्रिक स्वरूप पर एक धब्बे की तरह है। वो नेहरू जो रात दिन संविधान और लोकतंत्र की बात करते थे, उन्होंने बर्खास्त किया, तब भी फिरोज गांधी ने ट्रेजरी बेंच, सत्ता पक्ष की बेंच को ट्रेजरी बेंच कहते, ट्रेजरी बेंच से खड़े होकर नेहरू के इस फैसले का विरोध किया था। दामाद सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद, क्या नाम है? परेश मिश्र इनका नाम है। और इन्होंने नसीमुद्दीन ने जब इल्ज़ाम लगाए तो ये बताया कि मायावती के पोर्च पे 3 गाड़ियां आके खड़ी होती हैं, बाकी सबकी चेकिंग होती है लेकिन इनकी नहीं होती। तो उनमें सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद भी थे, वो तीसरे शख्स। क्या है इनकी कहानी परेश मिश्रा की? इनकी कहानी ये है कि इनकी शादी सतीश चंद्र मिश्र की बेटी से हुई थी, ऐसी बात है, तभी तो दामाद हैं। साल 2012 में। इसके पहले ये वकील रहे हैं, बेसिकली ये वकील हैं। और अच्छा, मतलब ससुर जी की तरह ये भी वकील है? हाँ, और पिताजी की तरह, क्योंकि इनके पिता गोपाल नारायण मिश्र भी वकील थे। और कहते हैं कि जब बसपा की सरकार थी इसके पहले, तो उस जमाने में इन्हें लाल बत्ती मिली हुई थी। साथ में इस बार जब चुनाव प्रचार हुए तो इनके पिता भी ऐसा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम था, गोपाल मिश्र। गोपाल नारायण मिश्र का। और मजे की बात कि नसीमुद्दीन के बेटे भी साथ में प्रचार के लिए जाया करते थे। अच्छा, मतलब परेश के पापा और नसीमुद्दीन के बेटे, मतलब अंकल और भतीजे साथ में जाया करते थे। वेरी गुड। और ये इनका बेसिकली सोशल मीडिया ये देखते हैं, याद होगा कि पिछले साल सितंबर के समय में मायावती नेक्स्ट सीएम करके एक हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था। ये काम इनका था। और इनकी उपलब्धि में ये ऐसा माना जाएगा कि लोग बताते हैं इनकी पार्टी के अंदर कि ये बिना ज़्यादा संसाधनों के किया था, मतलब किसी बाहर से लोग नहीं लाए, कोई अलग से दफ्तर नहीं था, इन्होंने सीमित संसाधन, बहुत संगठित नहीं था। ये बात बार बार कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी नए वोटरों को, युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर उतनी एग्रेसिव क्यों नहीं है। और पिछले साल जब विधानसभा चुनाव में लगभग 6-8 महीने बाकी थे, इसके उलट बीएसपी एकदम से बहुत सक्रिय दिखने लगी थी। बीएसपी से जुड़े अलग अलग ट्विटर हैंडल बहुत सक्रिय दिखने लगे थे। एक बात है कि ये यूपी बार काउंसिल का चुनाव भी जीते थे और ऐसा करने वाले ये सबसे कम उम्र के थे उस टाइम। जब आपके पिताजी का नाम सतीश चंद्र मिश्रा हो, जब आपके पिताजी बसपा में नंबर 2 हो, और जब आपके पिताजी ससुर जी, हाँ, जब आपके ससुर जी बसपा में नंबर 2 हो, महाधिवक्ता रहे हो, अरुण जेटली के अच्छे मित्र हो, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हो, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं ही है। आखिरी बात, बांदा की तिकड़ी। बांदा की यह तिकड़ी जो आपको बसपा की सफलता का आधार समझने में मददगार होगी। बांदा की इस तिकड़ी में है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गया चरण दिनकर और बाबू सिंह कुशवाहा। विशुद्ध जाति के प्रिज्म से देखें, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये एक सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो ये 3 लोग बसपा को मजबूत करने वाले 3 वर्गों की नुमाइंदगी करते हैं। गया चरण दिनकर दलितों में सबसे ज्यादा संख्या रखने वाली जो कम्युनिटी है, अहिरवार जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड में, अलग अलग जगहों पे, कहीं पे जाटव बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बांदा की नरैनी सीट से लड़ते हैं, नरैनी सीट से लड़ते रहे। खासियत इनकी ये है कि ये 3 बार सामान्य सीट से भी चुनाव जीते हैं, नरैनी और बबेरू से। दूसरे नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बीएसपी में जितने भी मुस्लिम आते थे, खासतौर पर बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के ही लहजे में कहें तो झुरा मुस्लिम हाथी के पक्ष में गिरते थे, साइकिल और कांग्रेस की तरफ इक्का दुक्का ही जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि बुंदेलखंड में बीजेपी की बढ़त को सिर्फ और सिर्फ बसपा ही रोक सकती है। और इसलिए राम मंदिर के दौर में, 1991 के दौर में, 1989 के दौर में, जब बहुजन समाज पार्टी उभर ही रही थी, उसके 1-2 बरस पहले ही बिजनौर के उपचुनाव में मायावती जब चुनाव लड़ी थी और बीएसपी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, फिर 89 के चुनाव जब मायावती और 1-2 सांसद और जीते थे, उसी साल बड़ी संख्या में बुंदेलखंड से बसपा के विधायक जीत कर गए थे। उरई से 3 विधायक जीत के गए थे, बांदा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जीते थे, गया चरण दिनकर जीते थे 91 में। और ये तीसरा है बाबू सिंह कुशवाहा, जो सरकारी किस्म की नौकरी करते थे। उनके खिलाफ गया चरण दिनकर की संस्तुति पर जांच बैठी, नसीमुद्दीन ने उन्हें बचा लिया, मायावती के दफ्तर में टेलीफोन अटेंडेंट बना लिया। बाबू सिंह फोन उठाते उठाते ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसे ऐसे हेलो सुनने लगे और इतने मजबूत हो गए कि एक समय में बीएसपी के शीर्ष 5 नेताओं में गिने जाने लगे। और मायावती की सरकार का जो सबसे काला अध्याय है, एनएचआरएम घोटाला, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार अनंत मिश्रा अंटू पर छींटे आए, जिसमें कई आईएएस अधिकारी नपे, जिसमें 2-2 सीएमओस की हत्या कर दी गई, एक की टहलते हुए गोली मारकर, एक को जेल में उसके
जिसको कोठरी बोलते हैं, उसके रोशनदान के सीखचों में लटकाकर मारा गया और कहा गया कि ये आत्महत्या है। उस एनएचआरएम घोटाले के एक आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, जो 2012 के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में भी शामिल हुए। बड़ी थुक्का फजीयत हुई, उसके बाद बाहर आए और अपनी पार्टी बनाई। इस बार इस पार्टी के टिकट पर, नाम पर कई लोगों को लड़ाया भी। तो बीएसपी के दो पिलर तो ढह चुके हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा। गयाचरण दिनकर अभी बचे हुए हैं। गयाचरण दिनकर ही वो नेता हैं जिन्हें कुशीनगर के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता से इस्तीफे के बाद और इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद 2012 से 17 के कार्यकाल के दौरान गयाचरण दिनकर को वो जिम्मेदारी दी गई थी। एक आखिरी टिप्पणी लूंगा ऋषभ आपसे। अब बसपा के लिए आगे रास्ता क्या है? मायावती का अगला कदम क्या होगा या होना चाहिए? मायावती को सर बिल्कुल सबसे पहले तो वही अपनी संगठन और आंदोलन की राजनीति जो शुरू करनी पड़ेगी, जो कि सहारनपुर जो कि एक अच्छा मौका था उनके लिए अपनी राजनीति खड़ी करने का, लोगों के पक्ष में जाने का, उनका बचाव करने का, वो तो फिलहाल उन्होंने खो दिया है। ऐसे कई मौके उन्होंने गंवाए, चाहे वो ऊना हो, चाहे रोहित वेमुला हो, कोई भी दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो आगे बढ़ के नेतृत्व नहीं दे पाई। जी, तो आगे ये काफी संभव है कि उनकी ही पार्टी के लोग या विपक्षी, तो खैर भाजपा का देखो तो भाजपा बहुत ज्यादा हमलावर है किसी भी पार्टी पर। और इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि गोवा में जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर अपनी सरकार चला रहे हैं कि अपनी कैबिनेट में दूसरी पार्टियों के 7 नेताओं को उन्होंने रखा है, जो ये एडजस्टमेंट की नीति है, तो इसमें ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि भाजपा इनके दलित नेताओं को, वोट तो छोड़िए दलित नेताओं को भी तोड़ ले जाएगी। इसमें मतलब कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मायावती के लिए पार्टी बचाना ही मुश्किल है। और ये जब करीबी लोग बार बार ये इल्जाम लगाते हैं, हालांकि हर बार वो इल्जाम पार्टी छोड़ने के बाद ही लगाते हैं या निकाले जाने के बाद, बहन जी पैसा लेती हैं, बहन जी पैसा लेती हैं। देखिए, एक सत्य ये भी है राजनीति का कि बिना पैसों के सियासत नहीं होती है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कॉरपोरेट घरानों से चंदा मिलता ही होगा। इसीलिए ऑडिट की जिस सख्त प्रक्रिया की मांग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कर रहा है, कई एनजीओज कर रहे हैं, उसके तहत ये आने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, भले ही कितनी बात करते रहे। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि साहब हम अपना चंदा डालेंगे, वो भी पता नहीं आगे चल के क्या हुआ, और अभी उन पर भी। और आजकल साहब इल्जाम करोड़ों में लगते हैं। एक जमाना था जब हम बड़े हो रहे थे अविनाश बाबू, कि कौन बनेगा करोड़पति। वो जो 1 करोड़ रुपए था, आप सोचिए 90 के दशक में उदारवाद शुरू हुआ और 10 बरस बाद हम इस हैसियत में पहुंचा, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का लोअर क्लास, की वो एक सपना पूरी गर्दन उठा के, जब थम्स अप कह रहा था कि सर उठा के पियो, तब वो एक सपना दे सका कि कोई एक होगा 100 करोड़ में जो 1 करोड़ जीत सकता है अपनी मेधा के दम पर। हर्षवर्धन नवाठे ने जीता, यूपीएससी की आप ही की तरह तैयारी कर रहे थे वो। आपने कभी केबीसी का फॉर्म भरा है कि नहीं? भरना भी मत, 6 रुपए कट जाता है, लोग बताते हैं मैसेज के नाम पर। कितनी बड़ी रकम होती थी करोड़, करोड़पति। और अब कभी कपिल मिश्रा कहते हैं कि उनने 2 करोड़ लिए, दूसरे विधायक कहते हैं, वो जो मुस्लिम विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कि 7 करोड़। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, मतलब करोड़ मजाक बन गया भाई साहब, हैं। और इसीलिए करोड़ों रुपए भी मिल जाते हैं, किसी मामूली से बाबू हो चाहे बड़े आईएएस अफसर हो, धड़ से करोड़ मिल जाते हैं। और अब ये 50 करोड़ एक नया आया है। साल के आखिरी में पत्रकारों को चस्का लगता है साल की प्रमुख घटनाओं की लिस्ट बनाने की, जो मरे, जो पैदा हुए, जिनको इनाम मिले। इस बरस एक लिस्ट बनेगी कि करोड़ की वो कौन कौन सी संख्या है जो खबरों में आई। 2 करोड़, 50 करोड़, हो सकता है कोई अभी आगे बड़ा भी हो जाए। DLLantop.com से देश की, दुनिया की वो खबरें और उन खबरों का विश्लेषण लेकर आप तक हम हाजिर होते रहेंगे जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। मायावती की राजनीति अब कौन सी राह जाएगी? उत्तर प्रदेश की सियासत अब किस करवट बैठेगी, लेटेगी, क्या करेगी, खड़ी होगी, दौड़ेगी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन। शुक्रिया।